क्या हुआ है दलितों के लिए आधार पर और किस तरह से दलित राजनीति आज हमारे देश में आगे चल रही है। यह बात आपके सामने इसलिए सामने आती है क्योंकि जो दलित वोट बैंक है वो अपने आप में एकजुट नहीं है, कई हिस्सों में अलग अलग खेमों में बटा हुआ है। और यह होता हमने देखा है खास करके 2014 के बाद से। बड़े पैमाने पर अगर आप देखें तो कोई भी पार्टी सीधे तौर पर दलितों को लुभाने के लिए लोक लुभावन योजनाओं की बात नहीं कर रही। लेकिन साहब, ये दलित समुदाय अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि ये देश की पूरी राजनीति को या तो बना सकता है या कंप्लीटली बिगाड़ सकता है। देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं, इनमें से 84 सीटें ऐसी हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित हैं। अगले 2 चरण में जहां पर वोटिंग होनी है वहां पर दलितों की स्थिति क्या है, इसीलिए यह स्टोरी आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे कि पंजाब में आप जानते हैं 32% शेड्यूल्ड कास्ट है। हिमाचल प्रदेश में 25.2% शेड्यूल्ड कास्ट है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 21% शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी है। हरियाणा में जहां अभी चुनाव होने बाकी हैं 20% मतदाता शेड्यूल्ड कास्ट है। बिहार के 20 से 22% मतदाता शेड्यूल्ड कास्ट है। दिल्ली में 17% आबादी है शेड्यूल्ड कास्ट की। और पश्चिम बंगाल में ऐसे तो 16% है, लेकिन ये 16% जब मिल जाता है ना तो वो कहते हैं ना, सनी देओल का हथियार हाथ हथौड़ा बन जाता है ये। तो ये है दलित आबादी इन राज्यों में। और उसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़े जो आपको चौंका कर रख देंगे। 27 सीटों पर मतदान होना बाकी है। छठे चरण में 14 सीट पर मतदान होगा, 7वें में 13 पर। और इसमें से ये जो सभी सीटें हैं, क्या आप जानते हैं कि इस पर सबसे ज्यादा पकड़ किसकी पार्टी की थी? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। मायावती आजकल बहुत सक्रिय नहीं है, लेकिन अगर वो सक्रिय होती और बीएसपी अपने पूरे फुल फॉर्म में होती तो साहब आप सोचिए कहां तक क्या आधार होता। पूर्वांचल में बीएसपी का जनाधार ठीक ठाक है, वोटिंग भी जबरदस्त है। 27 में से 6 सीटों पर 2019 में बीएसपी ने दर्ज की थी अपनी जीत। उत्तर प्रदेश के 22% दलित समुदाय में से 2012 के चुनाव के पहले तक जो दलित वोट बैंक था वो आमतौर पर बिखरा हुआ करता था। लेकिन दलित वोट बैंक में भी जो एक बंटवारा है वो सामने निकल कर आया मायावती की वजह से, जहां पर जाटव वर्सेस नॉन जाटव बाहर निकल कर आया। अब इसमें आपको हम बताते हैं क्या स्थिति है। 2014 में शेड्यूल्ड कास्ट का 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला था, लेकिन 2019 में, जी हां नोट कीजिएगा यहां पर, 2019 में जाटवों ने बीजेपी को 17% वोट दिया था और एसपी बीएसपी को 71% जाटव ने अपना वोट दिया था। गैर जाटव का जो वोट बंटवारा है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को 2019 में 48% गैर जाटव वोट मिला, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 42% मिला और कांग्रेस को 7% वोट शेयर मिला। अब आप कहेंगे ये जाटव क्या है? जाटव दरअसल वो स्पेसिफिक समूह है जो कि मायावती के साथ अपने आप को स्पेसिफाई कर देखता है। 21 से 22% जहां पूरी शेड्यूल कास्ट आबादी है उत्तर प्रदेश में, इसमें 13% आबादी जाटव वोट की है। अब आप समझ गए ना कि कितना महत्वपूर्ण है ये वोट बैंक जो मायावती के साथ लगातार डटा हुआ है। यह बताता है कि किस तरह से अब यहां पर सीटें आगे बढ़ रही हैं। अब इसके साथ साथ एक और आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, बड़ा दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं 80। इसमें से 17 सीटें ऐसी है उत्तर प्रदेश की जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। और राज्य की 20 से ज्यादा ऐसी जगहें हैं जहां पर दलितों की आबादी, 20 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर दलितों की आबादी 25% से ज्यादा है। अब आप समझिए कि ये कितना बड़ा मायने रखता है। अब अगर मैं जो पूरी दलित आबादी है उसके विभाजन की बात कर दूं जातीय आधार पर, तो जाटव तकरीबन 12 से 13%, पासी 3 से 4% के बीच में, वाल्मीकि 4% के आसपास, गोंड, धुनक और खटिक करीबन 1.5% के आसपास, और अन्य जातियां जो कि दलित के ही अंदर आती हैं वो तकरीबन 1.5% के आसपास है। छठे चरण के दौर में जो मतदान होने जा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में जाटव, इसके साथ साथ नॉन जाटव दलित वोट और पूरा दलित वोट बैंक अपने आप में बहुत ही मायने रखेगा। मैं इसके मायने आपको समझाऊंगा क्यों आज हम दलित राजनीति की बात कर रहे हैं। पहले मैं सिर्फ इंपैक्ट की बात कर रहा हूं, कहां किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश की 27 सीटों पर दलित वोट बैंक का बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, इसलिए अभी जरा अपने आप को बांध कर रखिए क्योंकि यह इंपैक्ट कैसे अनफोल्ड करेगा यह मैं आपको बताऊंगा।
इसके बाद बात करते हैं दिल्ली की साहब। दिल्ली में 7 सीट हैं और 7 सीटों पर इस बार मतदान होना है 25 तारीख को। इसमें से 1 सीट रिजर्व है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में 17% एससी वोटर्स की आबादी है। ये वोटर्स आमतौर पर अभी तक बीएसपी के कोर वोटर रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में दलित मतदाताओं ने बीएसपी से अपने मोहभंग की वजह से बीएसपी को तकरीबन सिर्फ 2 से 3% का वोट शेयर दिया। बाकी ये पूरा का पूरा दलित वोट बैंक उठकर सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। यही वजह है कि अगर आप 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर दिल्ली में 55% से ऊपर रहा है। और यह तभी संभव हो पाया है जब दलित वोट बैंक पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा बैठा। अब इसको मैं आपको समझाता हूं। अगर आज दिल्ली में 17% शेड्यूल कास्ट वोट, जो कि बड़े पैमाने पर एक नाराजगी झेल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि उत्तर प्रदेश में, तो सोच सकते हैं आप इसका इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर कितना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी तमाम सीटों को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी साहब। यह वोट बैंक क्यों नाराज है या इसकी क्या जरूरतें हैं, यह मैं अब आपके सामने रखा हूं, क्योंकि यहीं से हम महाराष्ट्र की राजनीति पर भी जाएंगे। यह वोट बैंक नाराज इसलिए है क्योंकि इस वोट बैंक में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हाल के दिनों में जो संविधान को लेकर और 400 पार के नारे को जो विपक्ष ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी पर एक हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया, उसकी वजह से इस पूरे वोट बैंक पे एक संशय है। क्या भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुत ज्यादा सीटें आ जाएंगी तो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन पर असर पड़ेगा? क्या जो पसमंदा मुसलमान है, जिसे हम यूं कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट मुसलमान, हालांकि इस्लाम में कोई जाति नहीं होती, लेकिन जो बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, जो बहुत ही पिछड़ी जातियों के आधार पर मुसलमान वर्ग है, क्या उसका रिजर्वेशन एससी में हो सकता है? ये बात जो है ये लोगों के दिमाग में घुस गई है साहब, और ये बहुत बड़ा असर डाल रही है। उत्तर प्रदेश में भी डाल रही है, दिल्ली में भी डाल रही है। इसके साथ साथ इस पूरे वोट बैंक को इस बात को लेकर निश्चितता है कि जो 5 किलो चावल केंद्र से मिल रहा है, चावल, अनाज या इस तरह की तमाम चीजें जो कि 2020 के बाद से शुरू हुई, ये तो मिलती रहेगी, लेकिन इसके आगे क्या? पेट तो भर रहा है, लेकिन जीवन यापन कैसे चलेगा? इसके लिए नौकरियों की उम्मीद बहुत ज्यादा है और इसलिए इस पर ज्यादा असंतोष है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट की जो सीट्स हैं रिजर्व्ड नौकरियों में, उसमें भर्ती पूरी नहीं हो पा रही। यह आंकड़ा आज से नहीं, बल्कि हम जब से देख रहे हैं रिजर्वेशन के जो प्रॉपर बेनिफिट्स हैं, वो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स शेड्यूल कास्ट तक नहीं पहुंच रहे। एक तो क्रीमी लेयर मोटा है शेड्यूल कास्ट में, वो रिजर्वेशंस के इस तमाम बेनिफिट्स को नीचे नहीं आने देता, और उसके बाद ज्यादातर सीटें खाली रहती हैं साहब। शेड्यूल कास्ट के लिए नौकरियां हैं लेकिन भर्ती नहीं होती। कहा जाता है कि उम्मीदवार पूरे नहीं मिलते, अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलते। इससे बहुत बड़ा असंतोष आज पूरे दलित वर्ग में है, जिसकी वजह से आज सरकार से नाराजगी है। अब भारतीय जनता पार्टी इस नाराजगी को कैसे दूर करेगी, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, यह अपने आप में सोचने वाली बात है। अब मैं इसके बाद निकल कर आता हूं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी दलित की आबादी बहुत अच्छी है, 12% तो डेडिकेटेड वोट शेयर है, लेकिन इसमें दलित वोट बैंक ने किस तरीके से कैसे करवट लिया, 4 जून को पता चलेगा। मतदान महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है। अब जो स्थिति बन रही है उसमें क्या हाल है? बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 2019 में दलित समुदाय का 42% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस एनसीपी को 37% वोट शेयर मिला था, और जो दलित पार्टियां हैं उनको 15% के आसपास दलित समुदाय ने वोट दिया था। यानी कि दलित समुदाय ने 2019 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन को बढ़ चढ़कर वोट दिया था। आज एक नाराजगी है, और यह नाराजगी इसलिए है क्योंकि बड़े पैमाने पर वही फैक्टर्स जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर चुके हैं, और इसका परिणाम देखने को भी मिला है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दलितों ने मुखर तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त की है। अब कुछ और आंकड़ा आपके सामने। दलित समुदाय के पास 84 सीटें हैं लोकसभा की जो रिजर्व्ड है, इसमें दलित उम्मीदवार ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में इसमें अप्रत्याशित सफलता मिली थी। 84 सीट्स में से जो एससी कास्ट के लिए रिजर्व हैं, 46 भारतीय जनता पार्टी और ने जीती थी। उनके सहयोगी दलों ने 8 सीटें और जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटों पर, शेड्यूल कास्ट सीटों पर सफलता मिली थी, और कांग्रेस के सहयोगी दलों को 11 सीटों पर।
6 सीटों पर, यानी कि टोटल 11 सीटें। 84 में से 11 पर कांग्रेस और सहयोगी दलों को सफलता मिली थी। बीएसपी 2 सीट पर जीती थी। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे खेल को देखें तो आप समझ जाते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दलित वोट बैंक पर वो अपने कब्जे को बहाल रखे। अब यहां पर जो सेंध भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोट बैंक पर लगाई, जिस पर एक जमाने में कांग्रेस का आधिपत्य हुआ करता था, जिसको धीरे धीरे हमने छिटकते हुए देखा। अब इसकी एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और बड़ी रोचक है साहब। 1992 में या उसके आसपास जैसे ही ओबीसी राजनीति का उदय आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, दक्षिण भारत की बात नहीं कर रहा मैं, उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, उसके साथ ही दलित राजनीति का भी एक नया उबार देखने को मिला। कांशीराम ने एक नई अनुभूति दलितों के बीच में डाली कि दलितों की एक पार्टी हो सकती है जो कि जैन प्रकरण किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करती हुई सत्ता पर काबिज हो सकती है और दलितों की सरकार बन सकती है। इसी के आधार पर 2012 में आपने मायावती को मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनते हुए देखा उत्तर प्रदेश में। अब इस आधार पर जैसे ही आप आगे आते हैं तो क्या हुआ, कांग्रेस से जो नाराजगी थी दलितों की, वो छिटकते हुए क्षेत्रीय दलों पर चली गई और क्षेत्रीय दलों को काफी उसका फायदा मिला। लेकिन कांग्रेस को जो छिटकाव देखने को मिला था और जो क्षेत्रीय दलों को जो समर्थन मिल रहा था दलितों का, इस समर्थन को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में तोड़ दिया और इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के पास दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग चला आया। आज 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी चुनौती है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे आप हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, आप दिल्ली की बात करें। इन सभी राज्यों में ओबीसी के साथ साथ अगर दलित समुदाय को भारतीय जनता पार्टी साधेगी तो फिर उसका कहीं ज्यादा अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसलिए दलित राजनीति समझना बहुत महत्वपूर्ण थी साहब।